मित्रों, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि 7 अप्रैल बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें बहुत कम है। वैसे ये वीडियो इधर ही बंद कर दो तो भी कोई खास लूट जाने वाला नहीं है। खैर, मेरी मजबूरी है तो मारपीट के अभी कुछ 15-20 मिनट की बोल बच्चन करते हैं। पेज 1, कुछ काम का नहीं। जस्टिस NV रमन्ना नए चीफ जस्टिस बने, लेकिन हम लोग ये पहले ही तैयार कर चुके थे। तो आज फिर से आए तो फिर करने नहीं बैठेंगे, वो तो भाई पहले करना था, हमने कर दिया था। आगे बढ़ो। उसी तरह कोरोना के साथ जुड़े अलग अलग मसले, जैसे डॉक्टर VK पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और कोविड टास्क फोर्स के भी चीफ हैं, तो उनका ये नया स्टेटमेंट कि वैक्सीन उनको दी जाए जिनको उसकी ज़रूरत है, ना कि उनको जिनको ये चाहिए, क्योंकि चाहिए तो सभी लोगों को चाहिए। लेकिन सबसे पहले इन अदर वर्ड्स ही सेइंग कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है या ऐसे क्लस्टर इन दी अर्बन एरियाज़, वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाए। नाइट कर्फ्यू इम्पोज करने की बात होगा नहीं होगा। BJP फाउंडेशन डे, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ NSA लगाया जाता है वगैरह। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, वो तो जो मुद्दे थे कल हमने देख लिया। आगे बढ़ो। कुछ दिन पहले जो छत्तीसगढ़ में अटैक हुआ था, एक CRPF जवान को माओवादियों ने हॉस्टेज बना लिया है, बंधक, और फिर कहा इसको छुड़वाना है तो कोई इंटरलॉक्यूटर यानी वो मध्यस्थी शांति मंत्रणा के लिए कोई आप व्यक्ति को केंद्र सरकार नियुक्त करे वगैरह। लेकिन ये अभी ट्रांजिशनल न्यूज़ है, तो अभी उसमें और डेवलपमेंट आएंगे तब हम देखेंगे आगे गवर्नमेंट ने इसको कैसे हैंडल किया। पेज 2 कुछ काम का नहीं। पेज 3 में भी कुछ काम का नहीं। नथिंग इन पेज 4। पेज 5 पर पॉलिटिक्स के सब समाचार। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि जो शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग इलेक्शन वोटिंग में कम दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन फिर भी हम पाएँ कि केरला, जहाँ पर लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, तो उस लॉजिक पे तो वहाँ पर लोग कम वोट करने जाने चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी करीब 74% के आसपास वोटिंग राज्य विधानसभा चुनाव में हुआ। फिर ये जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसके बारे में हमने पहले एक कंट्रोवर्सी देखी थी कि उसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनको वो सब गाड़ी बंगला लाल बत्ती टाइप का स्टेटस जो मिलना चाहिए प्रोटोकॉल लिस्ट में, वो नहीं मिल रहा था। जबकि लद्दाख में ऐसे चेयरपर्सन हो उसको कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या ऐसा उतने रैंक का गिना जाता था, उसी हिसाब से गाड़ी बंगला लाल बत्ती कार सब मिले। तो अब DDC जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट, सिवाय कि वो आप वहाँ की स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम, क्या अब तो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर की एग्ज़ाम कर रहे हो, तो ये सब तैयार करना है, वरना आगे बढ़ो। पेज 6 कॉलम में कुछ काम का नहीं। लेफ्ट साइड के 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में वो MSME प्री पैक, वो तो कल ही हमने देख लिया था, उससे क्या फ़ायदे। दूसरा, असम तमिलनाडु केरला के इलेक्शन में क्या अच्छा बुरा होगा, भाई रिजल्ट आने दो। तीसरा, कुछ एक वेबसाइट जो आपको फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को चीट करना सिखाती है वगैरह। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसका कैसे दुरुपयोग हो सकता है वगैरह के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, वो एक्सेल फाइल में देख लो। फिर बड़े कॉलम में संजय हजारिका ने म्यांमार से जो शरणार्थी भारत में आ रहे हैं उसकी कॉलम, लेकिन इसमें नया जाने को कुछ नहीं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो कैसे मणिपुर के जो लोग हैं उनका उनके साथ जो हिस्टोरिक कनेक्शन है, और भारत सरकार वैसे तो ये तिब्बत तमिल सब रेफ्यूजी को एक्सेप्ट करती है, लेकिन हमने कोई फाइनल कॉन्क्रीट लॉ या पॉलिसी बनाया नहीं, और हमने उसके जो भी UN कन्वेंशन हो गए उसको साइन नहीं किया, वो करने की ज़रूरत वगैरह वगैरह। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ो, नया जानने को कुछ नहीं। फिर एक बड़ा कॉलम है प्रिया देशिंकर माइग्रेंट पॉलिसी। वो नीति आयोग की ड्राफ्ट माइग्रेंट पॉलिसी में क्या मुद्दे हैं वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वो एक्सेल फाइल में देख लेना। इसमें नया जानने को क्या, इन्होंने कुछ मतलब उसमें गलतियाँ निकाली हैं। जो हम एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन फॉर एथिक्स पेपर 4, तो वीमेन, और उसमें हम एक वर्टिकल बनाए कि डोमेस्टिक वर्कर्स, मेड, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये घर में काम करने वाली काम वाली बाई वगैरह। तो भारत ने उन सब के रक्षा के लिए ILO ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कन्वेंशन होगा हमने वो साइन नहीं किया। 2017 में इनके लिए कुछ कानून बनाने की बात थी, लेकिन वो भी अभी पास नहीं हुआ। इनको मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन मिलने चाहिए, लेकिन ऐसे सब कानून का भी ज़्यादातर राज्यों में कोई पालन नहीं होता। कई बार ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में गरीब परिवारों को कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदार टाइप के लोग जो लेबर सप्लाई करते हों, उनको एडवांस में पैसा दे देंगे शादी के लिए, घर बनाने के लिए, पुराने लोन चुकाने के लिए, और सामने ये ट्राइबल फैमिलीज़, हाँ हम हमारी बेटी को आपको सौंपते हैं और आप उससे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वेट वगैरह शहरों में आप उसको नौकरी पे ले जाओ। अब ऐसी सिचुएशन में वो लड़की के साथ शहरों में चाहे कितना भी उसका शोषण होता हो, वो वापस घर जा नहीं सकती क्योंकि उसके परिवार ने पहले से कॉन्ट्रैक्टर से पैसा एडवांस में ले लिया है। सो इवन दो द गर्ल इज़ अर्निंग मनी, लेकिन वो मिनिमम वेज नहीं है। इवन दो शी इज़ लिटरेट पर्सन, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द फैमिली कंपल्जन्स
ये एक प्रकार से बॉन्डेड लेबरर ही है, बंधुआ मजदूर। हाँ, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? भाई सभी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वहाँ पर गरीब परिवारों को बैंकों से लोन मिले, ताकि ये श्रॉफ साहूकार इनफॉर्मल मनी लेंडर से उन्हें पैसा कर्ज नहीं लेना पड़े। मकान बनाने के लिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना और उसमें मदद दी जाए। शादी ब्याह के खर्चे कम करवाने के लिए सोशल अवेयरनेस, और फिर वहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सामूहिक विवाह मास वेडिंग सेरेमनीज ऑर्गेनाइज करे, ताकि शादी ब्याह के सब खर्चे कम हो वगैरह। आगे बढ़ते हैं पेज 7। पुलिस रिफॉर्म के बारे में कॉलम की प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा एक केस जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को मिनिमम इतने साल का टेन्योर, ऐसी कोई नीतियाँ आप बनाइए, और पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनाइए, पुलिस शिकायत प्राधिकरण। मतलब स्टेट गवर्नमेंट में ये ऐसी संस्था हो कि जहाँ पर लोग पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कर सके कि हमसे हफ्ता वसूला जाता है, हमको परेशान कर रहे हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर किया है या जो भी। लेकिन ज़्यादातर राज्यों ने इसको सेटअप नहीं किया है, और जिन राज्यों ने सेटअप किया भी है तो वहाँ पर किसी रिटायर्ड जज को इस अथॉरिटी का चेयरमैन बनाने की जगह किसी IAS IPS ऑफिसर को बिठा दिया जाता है। तो निष्पक्षता से काम होती हो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमेशा सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनकी सरकार के प्रति सहानुभूति, रूलिंग पार्टी के प्रति सहानुभूति कितनी है, वो सब के बारे में क्रिटिक्स को विश्वास नहीं बैठता। तीसरा मुद्दा, ऐसे भी राज्य जहाँ पर पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनाई गई है लेकिन समस्या है। फॉर एग्जांपल गुजरात, तो गुजरात में है ऐसी स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ है। उसकी वेबसाइट भी सीधा नेट पे सर्च करो नहीं मिलेगी। आपको पता हो तो आप वहाँ जा सकते हैं, gspca.gujarat.gov.in, और वो भी वेबसाइट दूसरी बाकी सब सरकारी वेबसाइटों में कहीं पर दिया हो कि इधर जाके कंप्लेन करो, वो भी मुश्किल से मिल पाता है। सो एज अ रिजल्ट पीपल मे नॉट कम फॉरवर्ड विद कंप्लेंट्स। तीसरा मुद्दा कि ऐसे जो पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनाई जाती है उसमें लिखा होता है कि सिर्फ वो DYSP और उसके ऊपर वाले ऑफिसर्स को ही इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। हालांकि ज़्यादातर केस में बड़े ऑफिसर खुद थोड़ी रिश्वत मांगते हैं, वो तो अपने सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल से इनडायरेक्टली सब मंगवाते हैं। सो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट वगैरह वगैरह। सो अल्टीमेटली व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, ये सब हर राज्य में बनाना चाहिए। अवेयरनेस जनरेशन बढ़ानी चाहिए। जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के पोस्टर सोशल मीडिया में घूमते हैं कि आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो ये नंबर पे कंप्लेन करो, उसी तरह पुलिस वाला भी ये जो अथॉरिटी है उसके बारे में और अवेयरनेस फैलाई जाए। हालांकि मित्रों, ये जो कॉलम लिखी है इसमें कुछ फैक्चुअल एरर्स दिखती हैं। जैसे इसने लिखा है 2008 में प्रकाश सिंह केस हुआ था, जबकि वो 2006 में जजमेंट, और उसी तरह किसी भी स्टेट ने ये नहीं बनाया है पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी। भाई गुजरात और कुछ राज्यों में है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने ज़्यादा प्रूफ रीडिंग करवाना चाहिए। दूसरा बड़ा कॉलम है भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यन, वो प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, जिसने अपने लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में सब बात की है काउंटर साइक्लिक फिजल पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल। वो सारे मुद्दे क्या हैं वो हम पढ़ेंगे विन 21 सीरीज जब हम लोग सेकंड पिलर के सब अपडेट्स देखेंगे, बजट, टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस। इधर अरविंद सुब्रमण्यन अपनी सब चला रहे हैं कि वो कैसे गलत है नया सर्वे, और हम इसकी जगह ये फला टीम का दूसरा इंडिकेटर देखेंगे तो और बेहतर होगा। भाई कुछ काम का नहीं। आइए, अरविंद सुब्रमण्यन ऐसा पहले भी बहुत बार NPA सॉल्व करने के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कुछ तीसरी जगह पर और बातें चल रही थी। जब तक वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे तब तक उन्होंने ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वेज में क्या लिखा उतना हमने तैयार करना चाहिए। नौकरी छोड़ने के बाद बाहर आके बहुत सब निंदा करते रहे सरकार की और नए रिपोर्ट्स की, वो सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी नहीं है। तीसरा कॉलम है पोर्शन कंट्रोल, जिसमें बात यह है कि जो होटल वगैरह में खाना परोसा जाता है उसमें बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, तो खाने की बर्बादी को कम किया जाए वगैरह। लेकिन कुछ काम का नहीं इतना सब पढ़ के, वो तो एक लाइन में खुद से भी लिख सकते हैं। पेज 8 राशि भविष्य काम का नहीं, पेज 9 में कुछ काम का नहीं है। एक तो EVM मशीन ट्रांसपोर्ट, तो उसकी तो केस स्टडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें कि ये तारीख को ये हुआ और उसका ये स्पेसिफिक रूल नंबर है, भाई इतना सब बारीक पढ़ने का फ़ायदा नहीं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और उसमें प्री पे एक्ट, तो वो भी मुद्दा कल पढ़ लिया था, आज वापस रिपीट हो रहा है। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि पुतिन कैसे अपना प्रेसिडेंशियल टेन्योर बढ़ाना चाहते, तो वो भी कल हमने देख लिया। पुतिन और रशिया का ही नाम लिया है, तो उसका एक पड़ोसी देश है यूक्रेन, जिसमें एक इलाका है डॉनबास, जहाँ पर रशिया के सपोर्ट वाले कुछ मिलिटेंट सेपरेटिस्ट अलगाववादी वो भी आजकल प्रचंड धमाल कर रहे हैं। और यूक्रेन गवर्नमेंट इतनी परेशान हो गई कि पिछले 2014 से लेकर अब तक 14,000 पीपल हैव बीन किल्ड। हमको जल्दी से जल्दी नाटो अलायंस का मेंबर बनना है। और यहाँ पर पुतिन के क्रिटिक्स ये सोच रहे हैं कि जैसे
2014 में यूक्रेन का क्रीमिया रीजन रशिया ने एनेक्स कर लिया, हड़प लिया, उसी तरह ये डॉनबास रीजन भी कहीं कब्जे ना कर ले। और दूसरा, पुतिन जानबूझकर ये सब धमाल करवा रहे हैं ताकि मीडिया और पब्लिक अटेंशन उनकी इंटरनल क्राइसिस, वो सब सैंक्शन लगाए थे, ऑपोजिशन लीडर को जहर देने की कोशिश की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अपना टर्म लिमिट बढ़ाना है, वो सब की जगह ये सब पे अटेंशन चला जाए वगैरह। हाँ, तो इसमें हमको क्या फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम के लिए? नंबर 1, वर्ल्ड मैप में ये डॉनबास वगैरह कहाँ पर है, MCQ के लिए। नंबर 2, नाटो मेंबर्स में यूक्रेन अभी नहीं है, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन कुछ MCQ के लिए। नंबर 3, ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स एंड क्या खास बात है अपनी डेमोक्रेसी और कंट्री की। तो हमारी ऐसी एक्सपांशनरी या कॉन्क्वेस्ट करने वाली, विस्तारवादी और दूसरे की ज़मीन कब्जे करने वाली नीति नहीं है जैसे रशिया ने कुछ बार किया है। और चौथा, कि ये जो भी हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, इट विल पुट इंडिया इन अ टाइट स्पॉट, क्योंकि एक तरफ हम लोग रशिया से S-400 मिसाइल खरीदना चाहते हैं, सामने ये अमेरिका, यूरोपियन यूनियन उस पर सैंक्शन लगा रहा है, और ऊपर से ये अब कोई और डॉनबास रीजन कन्फ्लिक्ट, वहाँ पर नाटो सेना को भेजा जाए। तो भारत जो एक तरफ क्वाड का मेंबर है, सामने USA, यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ ट्रेड डील करना चाहता है, तो सब जगह दोस्ती बनाए रखना धीरे धीरे मुश्किल होगा, क्योंकि ये लोग फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई प्रस्ताव लाएंगे कि हम रशिया की निंदा करते हैं, और फिर भारत को कहा जाएगा वोट करो फेवर में, नहीं करो वगैरह वगैरह। वर्ल्ड न्यूज़ में ही कुल मिलाकर कोरोना में 30 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और सबसे ज़्यादा किसी देश में मरे हो तो वो अमेरिका, 5.5 लाख से ज़्यादा। अमेरिका का ही नाम लिया है तो शटल डिप्लोमेसी। शटल मतलब वो जैसे बैडमिंटन में आप शटल इस तरफ से गया उस तरफ से वापस आया, उसी तरह कुछ बार ये होता है कि दो देश आपस में सीधी मंत्रणा न करना चाहते हों, जैसे ईरान और अमेरिका। तब क्या करोगे? बीच में किसी शटल के रूप में कोई मीडिएटर लेकर आओ कि तुम वहाँ जाओ और उनको ऐसा बोल के आना, और वहाँ से हमारा संदेश लेके आना, तो इधर उधर वो चलता रहे। ऐसा अभी हो रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के डिप्लोमेट्स शटल डिप्लोमेसी के रूप में अमेरिका और ईरान के बीच कुछ मंत्रणा करवा के फाइनली डिसीजन पे आए कि एक इंटरनल ग्रुप बनाएंगे, और 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी उसको वापस कैसे हम नेगोशिएट करें वगैरह। शटल डिप्लोमेसी का ही नाम लिया तो एक और भी मिलता जुलता शब्द है, पिंग पोंग डिप्लोमेसी। 1970s में अमेरिका और चीन के बीच ये टेबल टेनिस, या जिसको कहते हैं पिंग पोंग, उसके प्लेयर बेजा खेल खेले गए। तो ऐसी कुछ सॉफ्ट डिप्लोमेसी से वापस रिश्ते नॉर्मलाइज, सामान्य करने की मुहिम। फिर थिंगयान फेस्टिवल जो बुद्धिस्ट नए साल के रूप में मनाया जाता है म्यांमार में, लेकिन प्रचंड धमाल जारी है तो अभी नहीं मनाएंगे वगैरह। ऑस्ट्रेलिया में मी टू मुहिम की, वहाँ पर उनकी पार्लियामेंट में ही महिलाओं का यौन अत्याचार, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सब हो रहा था, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो नया अभी कुछ नहीं इसमें। जॉर्डन और ईरान से सब जेम्स बॉन्ड टाइप के समाचार, काम के नहीं। आगे बढ़ो, पेज 11 इकोनॉमी, कॉरपोरेट गवर्नेंस। कोई भी कंपनी होती है, नीचे शेयर होल्डर, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसका चेयरमैन, फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो डे टू डे कंपनी का काम देखे। लेकिन ये रिलायंस वगैरह ग्रुप में आप पाएंगे कि चेयरमैन कौन? मुकेश अंबानी। MD कौन? मुकेश अंबानी। तो मतलब CMD, चेयरमैन कम MD एक ही आदमी है। उसकी जगह दो अलग अलग होने चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट अलग होता है, प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, ताकि डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी वो सब बेहतर हो सके। तो सेबी ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने 1 अप्रैल 2022 तक इसको स्प्लिट करना होगा, मतलब चेयरमैन के रूप में मुकेश अंबानी, तो MD कोई और आदमी होना चाहिए। उसी तरह ये अदानी ग्रुप, विप्रो ग्रुप वगैरह में ये सब कुछ सिचुएशन है। अब वैसे तो 2020 से ही करने वाले थे, लेकिन कोरोना वगैरह के चलते उसको थोड़ा लेट किया गया। खैर एग्जैक्ट डेट क्या है, अभी 2022 में वापस हो सकता है और एक्सटेंड करे। व्हाट इज़ द कोर आइडिया, वाई स्प्लिट द CMD पोस्ट? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। तो इतना एक लाइन में याद रखना है। फिर सरकार विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आई थी, जहाँ पर ये डायरेक्ट टैक्स के जो भी केस चलते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स वगैरह की, वो नीचे उसके कमिश्नर पे, उसके ऊपर एपीलिएट ट्रिब्यूनल पे, उसके ऊपर हाई कोर्ट पे, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे करके 10 लाख करोड़ या शायद उससे ज़्यादा की रकम के सब केसेस पेंडिंग है। तो ये मुकदमेबाजी कम हो और कोर्ट के बाहर ही उसका समाधान कर दिया जाए, उसके लिए विवाद से विश्वास स्कीम थी। सरकार का टारगेट था 2 लाख करोड़ रुपए इसी में से हम निकालेंगे, लेकिन हार्डली 50,000 करोड़ निकले हैं, और उसमें भी आधी रकम तो सरकारी कंपनियों के सब केस सेटल करके हुई है, यानी कि प्राइवेट टैक्स पेयर ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। खैर वो सब एनालिसिस एक हद से ज़्यादा काम का नहीं, सफिशिएंट टू नो मूल चीज़ क्या थी। टैक्स का ही नाम लिया है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर अपने को कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क लगता है। सरकार ने नोटिफाई किया है कि ये जितने इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनकी पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर के साथ साथ उनका फिजिकल बिजनेस प्लेस कहाँ पर है वो सब का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या?
जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे स्मगलिंग करते हो, टैक्स इवेजन करते हो, उन सबको पकड़ा जा सके। तो इसमें सबक क्या है? सबक ये है कि पूरा दिन अगर हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, फेसलेस अपील, असेसमेंट वो सब करते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन एक हद से आगे फिजिकल चेकिंग, इंस्पेक्टर राज इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग, टैक्स इवेजन हो सकता है। मतलब जब भी आप एथिक्स केस स्टडी में लिखते हो, इंटरव्यू में बोलते हो, तो करप्शन कम करने का एक तरीका हो सकता है सब ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन, लेकिन साथ ही साथ फिजिकल असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड। मित्रों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे अलग अलग 5 डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर टॉप मोस्ट ऑफिसर कौन होगा? सेक्रेटरी, जो सामान्य रूप से आईएएस ऑफिसर होता है। तो उनमें भी पुराने रिटायर होंगे, कहीं ट्रांसफ़र होंगे, तो नए लोगों को लाया जाएगा। वो पर्सन इन न्यूज़ कौन है, हमको तैयार नहीं करना है, क्योंकि वो तो बदलते ही रहते हैं डिपेंडिंग ऑन रिटायरमेंट एंड ट्रांसफ़र। तो डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है। जो इंटेलिजेंट एग्जामिनर होते हैं वो उसमें से प्रश्न अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यू बनाए, 2 दिन बाद आदमी बदल जाए, फिर 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम हो, तो आंसर की सब गलत हो सकती है। पर्सन इन न्यूज़ का ही नाम लिया है तो फॉर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट, उसमें नंबर 1 कौन है? अमेज़ॉन कंपनी का जेफ बेजोस। और नंबर 2 कौन है? टेस्ला का इलॉन मस्क। तो तीसरे नंबर पर कौन है? और मुकेश अंबानी का नंबर क्या है? भाई ये इंडियन एक्सप्रेस में जो एक पैराग्राफ में लिया उतना ही तैयार किया। खुद से गूगल सर्च करने इसमें बैठने का मुझे फ़ायदा दिखता नहीं, क्योंकि ये कोई नोबेल पीस प्राइज़ नहीं है। और जैसा फोर्ब्स ने अपना लिस्ट बनाया है तो ब्लूमबर्ग वाला अपना बनाएगा, टाइम मैगजीन वाला अलग बनाएगा। तो एक हद से ज़्यादा ये सब करने बैठे कॉस्ट बेनिफिट कम ही रहता है। खैर, बिलियनर्स का ही नाम लिया तो एक शब्द होता है यूनिकॉर्न क्लब, मतलब ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो, जैसे ये बायजूस, अनअकैडमी वगैरह। तो एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप है क्रेड, मतलब उससे आप अपना जो भी एसबीआई, एक्सिस वगैरह का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करो और वो आपको कैशबैक, डिस्काउंट वगैरह देगी। उसका वैल्यूएशन भी बढ़ के वो यूनिकॉर्न क्लब में आया है। तो कुछ नॉन आईएएस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा अंदाज़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पेज 12। स्पोर्ट्स में कुछ खास काम का नहीं। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर